हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल JRF जनरेटर में स्वागत है। आज से हम तैयारी करेंगे UGC नेट, जो NT नेट का पेपर होता है, उसकी प्रिपरेशंस अब से हम करने जा रहे हैं और इसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के MCQ को लर्न करेंगे। रिसेंटली दिसंबर 2019 में मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है इन कॉमर्स और अब से हम प्रीवियस ईयर के सभी MCQ को डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं UGC नेट का दिसंबर 2012 में जो एग्जामिनेशन लिया गया था उसके MCQ के बारे में। ओके, देन फर्स्ट MCQ इज इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, मीन्स इनकॉर्पोरेशन से जो पहले का प्रॉफिट होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। जो इनकॉर्पोरेशन होता है उससे पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको कैपिटल नेचर्स के प्रॉफिट यानी कि कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है, और इनकॉर्पोरेशन के जो आफ्टर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इनकॉर्पोरेशन से जो पहले के प्रॉफिट होंगे, प्रायर प्रॉफिट्स, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कैपिटल नेचर क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। Here the right answer is option number C. Option number C, capital reserve is the right answer. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब आप मुझे ये बताइए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन प्रिपेयर कर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो 3 टाइप्स के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के अकाउंट मेंटेन करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, receipt and payment account, and third one is balance sheet. ओके, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड कंपनीज रजिस्टर्ड एक्ट। तो आप बताइए कौन से में किया जाएगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर। ओनर्स इक्विटी क्या होती है हमने ये बताना है। फिक्स्ड एसेट्स माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये होती है हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ से कैपिटल किसके इक्वल हो जाएगी, लाइबिलिटीज, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये हो गया, यानी कि कैपिटल किसके इक्वल होगी, जो हमारी टोटल एसेट्स हैं माइनस हमारी जो लाइबिलिटीज हैं उसके इक्वल होगी। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 12 मंथ डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। देखो 12 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी है हमारी, 4, देन 12 डिवाइड बाय 4, कितना आंसर आ गया, 3, देन राइट आंसर इज 3। कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्स ऑफ फंड। देखो इनमें से ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड है। सोर्स मीन्स हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, हमें ये बताना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सेकंड इज डिक्रीज इन करंट एसेट्स, थर्ड इज इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड फोर्थ इज डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इसको मैंने लर्न किया है एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही छोटी सी ट्रिक से, DCA एंड ICL। CA मीन्स करंट एसेट्स एंड CL मीन्स करंट लाइबिलिटीज। D stands for decrease and I stands for increase। तो sources of funds को अब हम कैसे याद करेंगे, decrease in current assets and increase in current liabilities, ये दोनों होंगे हमारे क्या, source of fund। क्या होंगे ये हमारे source of funds। ओके, कैसे लर्न करेंगे, DCA ICL, decrease in current assets and increase in current liabilities। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। सेकंड एंड थर्ड कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंड अवेलेबल विद ए कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड। मतलब सभी के सभी डिविडेंड और टैक्स पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो
अर्निंग बचती है या जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में सेव करके रखा जाता है फंड के रूप में, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रिटेन अर्निंग। कि हमने जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हुए थे उनमें से भाई टैक्स की पेमेंट भी कर दी, उनमें से भाई शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे कर दिया, तो बाद में जो बचे उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे रिटेन अर्निंग। उनको क्या कहेंगे? रिटेन अर्निंग। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये आ गया हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एनटीए नेट के एग्जाम में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू ओनली इवेंट विच इज कंसर्न विद बिजनेस फर्म। कि जो लेखांकन सूचनाएं होती हैं, कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, क्या वो सिर्फ उन इवेंट्स की ओर संकेत करती है जिनका बिजनेस फर्म से रिलेशन है कुछ? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो बिजनेस से ही रिलेटेड होती है और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो रीज़न दे रखा है वो ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की जाती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल की जाती है। यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आया है कि जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है और जो रीज़न है ये बिल्कुल ठीक है। असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। ये इसके ऑप्शंस है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, सी ऑप्शन है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन है ए एंड आर रॉन्ग। तो कौन सा हो जाएगा ठीक आंसर? दोनों के दोनों ठीक थे, यानी कि ए एंड आर करेक्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने ये बोल रखा है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइन, जब एवरेज कॉस्ट कम हो रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हमने ये बताना है। हम सब ने इकोनॉमिक्स में इस तरह का कुछ डायग्राम्स देखा होगा। ये होती है हमारी एवरेज कॉस्ट और ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब आप मुझे देखकर ये बताइए डायग्राम में से कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के कहाँ पर स्टैंड करती है? क्या वो इसके नीचे है या वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर है? कहाँ पर स्टैंड करती है? ये जो मार्जिनल कॉस्ट है जी, ये तो एवरेज कॉस्ट के नीचे स्टैंड करती है। बिल्कुल ठीक बात। अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोल रखा है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डिक्लाइन, मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबोव एवरेज कॉस्ट, क्या एवरेज कॉस्ट के ऊपर है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। हाँ जी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के नीचे रहती है। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसी लिमिटेड इज डिक्लेयर 40% डिविडेंड। एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी थी, उसने क्या किया? उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया कितना? 40%। वट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन्स, मतलब इनमें से क्या ठीक होगा? डिविडेंड डिक्लेयर किया। फर्स्ट इज the company was declared 40% of net profit as dividend. The company was declared, second, the company was declared 40% profit after tax as dividend, and third is the company will provide dividend 40% on issue capital, and fourth one is the company will provide 40% dividend on paid up capital. The right answer is D. The company will provide 40% on कहाँ, किस पर? On its paid up capital. Then option number D is the right answer. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजीली अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन। टू, देखो जहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की बात आ जाए ना, और खासकर मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो एक वर्ड्स को ढूंढना हार्मोनाइज। जहाँ पर हार्मोनाइज होगा ना वहीं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो होगा ना वो मेन ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में हार्मोनाइज नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ओके जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक्टिविटी रेशियो शोज वेयर द कंपनी इज गोइंग। कि एक्टिविटी रेशियो ये शो करते हैं कि कंपनी कहाँ जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड इज ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट रेशियो शो हाउ द कंपनी स्टैंड। कि बैलेंस शीट जो रेशियो होते हैं वो हमें ये बता रहे कि जो हमारी कंपनी है वो कहाँ पर खड़ी है। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये तो ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। देन कौन से ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट्स होता है? जी, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। और ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी की तरह बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। देन ये नॉमिनल अकाउंट्स होता है।
आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ओके, फर्स्ट इज इन्वेंट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। क्या जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल, फिनिश्ड वर्क एंड वर्क इन प्रोग्रेस तीनों चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं? बिल्कुल करी जाती हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या जो इन्वेंट्री है वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है? हाँ जी, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन में ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री इंक्लूड गुड लाइकली टू बी परचेज। इन्वेंट्री में वो गुड्स खरीदी जाने वाली वस्तुएं शामिल करी जाती हैं? नहीं, इन्वेंट्री में खरीदी जाने वाली वस्तुएं शामिल नहीं करी जाती है। देन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट। देन कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द करंट रेशियो इज 2:1। जो करंट रेशियो है ना वो कितना है? 2:1 है। एंड वर्किंग कैपिटल इज 60,000 की जो वर्किंग कैपिटल है वो 60,000 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स? हमने करंट एसेट्स की वैल्यू बतानी है। देखो सिंपल सा दिख रहा है, आंसर तो यहाँ पे दिख रहा है सबको, सी आंसर है, बट इसको अब हम सोल्व करेंगे। ओके, बेसिकली हमारे को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है कि जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, जो वर्किंग कैपिटल है वो 60,000 है एंड करंट एसेट्स हमारे को फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो करंट रेशियो होता है वो होता क्या है? वो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ओके, देन करंट एसेट्स कितना दे रखा है? ये 2:1 यानी कि 2 डिवाइड बाई 1। लाइबिलिटीज़ को हम अगर x मान लें तो हमारी एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 2x। यही तो बोल रखा है कि जितनी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसकी जो डबल है ना वो हमारी क्या है? वो हमारी करंट एसेट्स हैं। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है हमारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यही होती है ना हमारी वर्किंग कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी मान रखी है हमने? 2x और लाइबिलिटीज कितनी है? x इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन थी हमें क्वेश्चन में? जी 60,000। ठीक है, इतना सबको समझ आ रहा है? 2x में से x माइनस करेंगे, कितना आएगा? x इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, अब x आ गया 60,000। x हमने क्या अज्यूम कर रखा था? x थी हमारी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स कितनी थी भाई? x करंट लाइबिलिटीज थी और उसका डबल था हमारा करंट एसेट्स, यानी कि 2x। x की वैल्यू यहाँ पर करेंगे पुट, कितनी? 60,000। 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000, व्हाट इज द आंसर? 1,20,000। ओके, हम एक बार इसको फिर से समझेंगे। करंट रेशियो इज गिवन 2:1, वर्किंग कैपिटल इज गिवन 60,000 एंड करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। हम सभी जानते हैं कि करंट रेशियो किसके इक्वल होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और ये रेशियो हमारे को गिवन दे रखा है 2:1। 2x डिवाइड बाय x, ये इसको हमने x मान लिया तो वो कितने हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 2x होगी। और वर्किंग कैपिटल हम सब जानते हैं किसके इक्वल होती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स थी हमारी 2x एंड लाइबिलिटीज थी हमारी x। वर्किंग कैपिटल थी हमारी 60,000। 2x माइनस x इज इक्वल टू x एंड वर्किंग कैपिटल एज इट इज, यानी कि जो x है वो क्या है हमारा? 60,000 है। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की डबल थी, 2x थी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 60,000, पुट की आंसर आ गया 1,20,000। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस ऑप्शन में 1,20,000 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, 1,20,000 आंसर आएगा। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस इज इन सीक्वेंस। इनमें से बताने कि कौन से सीक्वेंस में है। सबसे पहले दे रखा है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज एक्शन एंड पोस्ट परचेज एक्शंस। हिंदी मीडियम वालों के लिए खरीद की निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों में से कौन सा अनुक्रम में है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या को पहचानेंगे, फिर विकल्पों की, फिर अल्टरनेटिव्स देखेंगे, अल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उनको इवैल्यूएट करेंगे, फिर परचेज एक्शन लेंगे, उसके बाद पोस्ट परचेज एक्शन हो जाएगा। देन ये बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इसका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4 5? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? कस्टमर वैल्यू होती है रेशियो बिटवीन कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स। मतलब ग्राहक जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उन्होंने क्या क्या बेनिफिट्स
लिए हैं और उन बेनिफिट्स को लेने के लिए उन्होंने क्या क्या रिसोर्सेज लगाए हैं, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं कस्टमर वैल्यू। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2, द साइलेंट मेंटल रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिहर्सल। सेकेंड आ जाएगा द प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट ए वर्ड और विजुअल इमेज टू प्रेजेंट ए परसीव्ड ऑब्जेक्ट, इसको कहा जाता है एनकोडिंग। एंड वेयर इंफॉर्मेशन इज केप्ट टेम्पररी बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग से पहले इंफॉर्मेशन को टेम्पररी कहाँ पर रखा जाता है? स्टोर हाउस में। नेक्स्ट ऑप्शन इज द stage of real memory in which information is processed and held for a just a brief period, छोटे टाइम पीरियड के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन को आगे और उसको फर्दर प्रोसेस करने से पहले अस्थायी रूप से कहाँ पर रखेंगे? हम उसको रखेंगे हम वर्किंग मेमोरी में। देन इसका आंसर क्या होएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 3 4, 2 1 3 4 is the right answer. 2 1 3 4, सॉरी 2 1 3 4 नहीं, 2 1 4 3, क्योंकि सी का कितना है? 4 है। 2 1 4 3 ये इसका राइट आंसर होगा। 2 1 4 3 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देन इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ये बी वाली यहाँ पे आएगी और ये वाली यहाँ पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयल कस्टमर ब्लैंक प्रोडक्ट्स, लॉयल कस्टमर्स ब्लैंक प्रोडक्ट्स, लॉयल कस्टमर्स लेस अटेंशन या चीपर या लेस प्राइस या बाय मोर। लॉयल कस्टमर होंगे वो कितने कैसे प्रोडक्ट खरीदेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी कि ए किससे मैच हो जाएगा? ए मैच होगा हमारा 4 से। लॉयल कस्टमर बाय मोर प्रोडक्ट। सेकंड इज लॉयल कस्टमर आर ब्लैंक सेंसिटिव, लॉयल कस्टमर या हम किसी के लॉयल कस्टमर हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें बोल रखा है लॉयल कस्टमर आर ब्लैंक सेंसिटिव। कैसे लॉयल कस्टमर होते हैं? जो वो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं, वो प्राइस की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। देन बी किससे मैच हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट इज लॉयल कस्टमर पे ब्लैंक टू कम्पिटिटर एडवर्टाइजिंग। अब मुझे एक बात बताइए, आप किसी प्रोडक्ट के लॉयल कस्टमर हो तो क्या आप कंपटीटर की एडवर्टाइजमेंट को देखोगे, उसको तरहीज दोगे, उसको ध्यान दोगे? नहीं देंगे। यानी कि जो लॉयल कस्टमर होते हैं वो कम अटेंशन देते हैं दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को। यानी कि सी का कहाँ आ गया? सी का मैच होता है 1, सी का 1 से मैच हो गया। एंड डी का बच गया कौन? 2 4 3 1 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऊपर की जो निष्ठावान ग्राहक ब्लैंक उत्पाद ये पढ़ लेना। जो ठीक आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? 4 3 1 2, बी आंसर इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैच दैम। ये बोल रहा है कि जो कस्टमर्स की हाई एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वो डिससेटिस्फैक्शन की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ावा देती हैं? एज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैच, और उनकी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से कभी भी मैच नहीं करती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका रीजन क्या बोल रखा है इन्होंने कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज कस्टमर स्पेसिफिक। जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है वो ऑलवेज कस्टमर स्पेसिफिक नहीं हो सकती है। देन ये रीजन भी बिल्कुल गलत है। देन व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।